सरकार बनते ही बिजली पानी का बिल माफ, कर्ज माफी, फ्री स्मार्टफोन, फ्री साइकिल, मुफ्त में बस सेवा, फ्री एलपीजी सिलेंडर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें फ्री में देने के वायदे किए जाते हैं। चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां ये वायदे करती हैं और बदले में उनसे वोट मांगती हैं, उनकी सरकार बनाने का वायदा चाहती हैं। इनमें से कई वायदे मुफ्त वाले होते हैं, यानी वोटरों को एक तरीके से कहूँ मैं तो लॉलीपॉप दिया जाता है। इसे आजकल रेवड़ी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इसका एक संदर्भ लेते हुए काफ़ी चर्चा भी हुई है। जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो फ्री वाले वादों को तो लागू करती है, इसी फार्मूले को अपनाकर कई और जगहों पे सरकार बनाती है। अब ये सही है या गलत है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज बाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। राजनीतिक पार्टियों के इस स्टंट से राज्यों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। ताज़ा आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जिन पर कर्ज का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चुनाव में किए जाने वाले वादे मुफ्त को हैं, इसलिए तमाम सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्री के ऑफर्स पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में कोई रास्ता निकालने के निर्देश भी दिए। सवाल यह है कि आखिर फ्रीबीज पर फुल स्टॉप कब लगेगा, क्या लगना भी चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वायदे तो कर लेती हैं, ऐसे में क्या इसे रोकने के लिए कानून बनाना संभव होगा? 3 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। ये एक बड़ा ऐसा मसला है जिस पर मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई बार फ्रीबीज और जन कल्याण की योजनाओं में फ़र्क करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कौन तय करेगा, क्योंकि सभी दल इसमें शामिल हैं। आवाज़ अड्डा में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं चुनावी फ्रीबीज के मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय जी, कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी और इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरू में मैं 2 आपसे आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि थोड़ा सा संक्षेप में रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे, और दूसरा ये है कि चूंकि ये सभी दलों के मसले हैं, इसलिए एक दूसरे की बात पूरी सुन लेंगे और फिर जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि एक बहुत ही गंभीर मसला है और उसमें सभी को सोचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह और अनुरोध दोनों कर रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आपने क्या मांग की है? देखिए, हमने ये कहा है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ये बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां चादर फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी हैं और उसके बावजूद भी पैर फैलाती चली जा रही हैं। जनवरी में जब मैंने पीआईएल फाइल किया, उस समय मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला हमारे देश में कुल राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब पे 3 लाख करोड़, यूपी पे 6.5 लाख करोड़, महाराष्ट्र पे लगभग 6 लाख करोड़, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान पे लगभग 3-3 लाख करोड़, बंगाल पे 4 लाख करोड़, ऐसे टोटल 70 लाख करोड़ का कर्जा है। पॉलिटिकल पार्टियां बेसिक नीड उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, रोटी नहीं दे पा रही हैं ठीक से, कपड़ा नहीं दे पा रही हैं, मकान नहीं दे पा रही हैं, बिजली 24x7 नहीं दे पा रही है, सरकारी बस अच्छी नहीं दे पा रही है, बस अड्डे को ढंग से, बस अड्डे के पास एक वेटिंग रूम नहीं बना पा रही हैं, रेलवे स्टेशन पे एक ढंग का वेटिंग रूम नहीं बना पा रही हैं। लेकिन कोई कह रहा है हम आपको स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है हम आपको लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है हम आपको जो है आईफोन दे देंगे, कोई कह रहा है हम आपको जो है मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा है हम आपको सोने की अंगूठी दे देंगे। तो ये जो चल रहा है, मेरा ये कहना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट है वैसे एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी है कि जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो जो जीने के लिए चाहिए, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू जस्टिस। राइट टू जस्टिस मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आस में बैठे हुए हैं। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, 6 सदस्य हैं, इसका मतलब 30 करोड़ लोग न्याय के लिए बैठे हुए, हमको न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए।
उन 30 करोड़ लोगों की कोई चिंता नहीं, जबकि जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20,000 या 25,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। अगर सारे राज्य 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दें तो हर स्टेट में एक साल के अंदर मुकदमा डिसाइड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, जौनपुर में एक केस 35 साल से चल रहा है चकबंदी अधिकारी के यहाँ, उसके बाद डीडीसी के यहाँ जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, यानी 35 साल हो चुका, 35 साल और लग जाएंगे। तो ये मेरा ये कहना है कि जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रखा है, अपराध बढ़ रहा है, अपराध को रोकने के लिए पुलिस को स्मार्ट नहीं बना रहे, अपराध को रोकने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे, ढंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अच्छा सा हमें सरकारी स्कूल नहीं दे पा रहे, अच्छा सा हमें सरकारी हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे, वो कुछ करने की बजाय बस 1 महीने पहले चुनाव के पहले आते बोलते जी ये लो मकान लो, दुकान ये लो, मतलब इस तरीके की चीजें जो बेसिक नहीं है वो एडिशनल है और आप दो, अगर आपके पास है तो दो, लेकिन ये तो बताओ आप दोगे कैसे? आप कभी वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हो, कभी जापान से उधार ले रहे हो, कभी अमेरिका से उधार ले रहे हो, और ज्यादातर हमारी योजनाएं या तो हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनके सहारे चल रही। सरकार के पास तो पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं हो, सरकारी हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, या ढंग का बस स्टैंड बना ले, ढंग की सरकारी बस खरीद के चला ले कुछ। जी, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आपने जब याचिका दायर की तो उसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके मन में रहा होगा कि सभी दल इसमें शामिल हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब। ऐसा तो नहीं ना कि किसी खास पार्टी के दिमाग में रखते हुए आपने याचिका दायर की होगी? नहीं, ये इसलिए स्पष्ट करना जरूरी क्योंकि सभी दल के प्रतिनिधि बैठे हैं। मैंने 125 से ज्यादा पीआईएल फाइल किया है। अगर आप चाहें तो आप भी गूगल कर लीजिए पीआईएल मैन ऑफ इंडिया, और अगर आप लिस्ट जाके देखेंगे तो मैं पीआईएल फाइल करते समय किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचता। नहीं, बढ़िया, मैं ये सिर्फ स्पष्टीकरण के बारे में मालूम था, मैं केवल दर्शकों के लिए पूछना जरूरी, वरना ये आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल आपसे संक्षेप में जवाब नहीं, वो तो कोई भी गूगल कर ले पीआईएल मैन ऑफ इंडिया, उस पर लिस्ट पड़ी हुई है, सबको पता चल जाएगा मैंने कैसे अश्विनी जी एक सवाल और, मैं चाह रहा हूं कि ये भारत लंका न बन जाए। नहीं, वो इसीलिए भारत की हालत लंका जैसी ना हो जाए, गंभीर चर्चा है, कोलैप्स न कर जाए, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स ना हो। हाँ, एक सवाल और, उसके बाद मैं फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, संक्षेप में रखिएगा। क्या कल्याणकारी योजनाएं और फ्रीबीज को आप एक ही मानते हैं? नहीं, कल्याणकारी योजनाएं मतलब कहते हैं ना रेवड़ी और मेवा और बेसिक रिक्वायरमेंट, इसमें अंतर है, वो संविधान से ही निकलेगा। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो जो कहा है वो कर दो, वो आप कर नहीं रहे हो। एक मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है आर्टिकल 47 की भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ढंग के शराबबंदी कर सके, बिना शराब का ठेका खोले कोई योजना नहीं चला सकते, तो एक तरफ तो आप कहते हो जी मैं आपको फ्री का बिजली दूंगा, फ्री का पानी दूंगा, दूसरी तरफ आप शराब की दुकान खोल के पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हो, गरीब को और बर्बाद कर रहे हो, उसका स्वास्थ्य और खराब कर रहे हो। शराब के कारण, नशे के कारण डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, माता पिता परेशान हो रहे हैं अपने बच्चे से, पत्नी परेशान है अपने नशेड़ी पति से, बच्चे परेशान है अपने नशेड़ी पिता से। तो हो क्या रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप पेट्रोल को जीएसटी में लाने का विरोध कर रहे हो, आप पेट्रोल को जीएसटी में ला नहीं सकते, नशाबंदी शराबबंदी कर नहीं सकते, सरकारी हॉस्पिटल अच्छा बना नहीं सकते, लेकिन आप मुफ्तखोरी को आप बढ़ा रहे हो। ये नहीं, पहले जो संविधान की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दो। अश्विनी जी रुकिए सर, मैंने कहा था कि छोटे छोटे जवाब दें और आपने पर्याप्त भूमिका बना दी है। देखिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, खेती के लिए मुफ्त बिजली, किसानों का कर्ज माफ, मुफ्त तीर्थ यात्रा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्कूटी, गैस सिलेंडर, बस सेवा, ये सब फ्री में सरकारें दे रही हैं या सरकार बनाने के लिए वायदे कर रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसने 10 राज्यों को चिन्हित किया है जिसमें ज़बरदस्त कर्ज की मार है। उसमें सभी पार्टियों के राज्य हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे राज्य का नाम क्यों ले रहे हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, पंजाब उसमें टॉप पे है लिस्ट पे, जिसके ऊपर 53% डेट टू जीएसडीपी, यानी राज्य की जो जीडीपी होती है उसके मुकाबले 53% का कर्ज है। राजस्थान पे 39% का, बिहार पे 38% का, केरल में 37% का, उत्तर प्रदेश में भी है 34.9 यानी 35% का। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने अपनी ज़्यादा कर्ज ले रखा है। 20% से ज़्यादा कर्ज होना नहीं चाहिए जीएसडीपी के तुलना में।
अब मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं आपसे। राजीव रंजन जी, बिहार में बहुत ज़्यादा कर्ज है, 38% का, और अगर ताज़ा रिपोर्ट और एक आपको बता दूं मैं, अगर पॉवर्टी वाली में देखें तो बहुत ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब मेरा एक सवाल उठता है कि क्या ये अति से ज़्यादा फ्रीबीज बांटी जा रही हैं और राज्यों को इस बारे में अब सोचना चाहिए? राजीव रंजन जी। जहां तक बिहार का मसला है, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फ्रीबीज का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने पहले ही कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं और फ्रीबीज को क्या अलग रखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि टीवी या ये जो फ्री बिजली या फ्री पानी, इस तरह के फैसले बिहार सरकार ने नहीं लिए हैं। लोगों का जीवन आसान बनाया है और कुछ ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिससे भविष्य की एक बड़ी बुनियाद भी पड़ी है। शराबबंदी जैसा एक बड़ा फैसला जिसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन दूसरे तरीके से उसकी भरपाई मार्केट में, वो पैसा कहीं ना कहीं जो शराबखानों में जाता था वो दूसरे तरीके से रोटेशन में आया और उससे वैट और ये बाद के दिनों में अगर आप कहें जीएसटी, तो उसका लाभ हम लोगों को मिला है। जहां तक ये 38% का जो आपने जीएसडीपी से जो जीएसडीपी और ये आपके कर्ज का जो अनुपात है 38.6% जो आपने बताया है जी, बिहार के लिए, आपने चूंकि पहले कहा छोटे छोटे जवाब, मैं समझता हूं इसका बहुत छोटा जवाब नहीं हो सकता है, इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी के साथ हर 5 ईयर प्लान में बिहार को पर कैपिटा जो पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो लगभग न्यूनतम रहा है। और ये आप लगातार देखेंगे, सेस, रॉयल्टी और बाद के दिनों में इसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से लेकर के तमाम चीजें कही। जो टैक्सेस में, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को लेकर के हम लोगों ने कहा कि ये 50% कम से कम होना चाहिए। ये इसलिए कहा कि किसी भी राज्य में आंतरिक जो संसाधन है और साथ साथ जो बोरोइंग है के साथ सेंट्रल असिस्टेंस के जरिए किसी राज्य के विकास की हम बुनियाद डालते हैं। बिहार के आंतरिक संसाधनों में निसंदेह नहीं है जी, लेकिन आज भी जो आबादी का जो दबाव है, जो आबादी का घनत्व है, ओहो, अटक गया भाई, लिंक में थोड़ी दिक्कत, लिंक में फ्रीज हो गया है। अब मैं राधिका खेड़ा जी से जवाब ले लूँ। राधिका खेड़ा जी, आप लोगों को ये एहसास है कि ये जो फ्री बीज इतनी ज़्यादा चल रही है उससे बहुत ज़्यादा वित्तीय स्थिति खराब हो रही है और इसको सोचना चाहिए, क्योंकि सभी दल अपने अपने समय पे करते हैं, कोई एक दूसरे पे छींटाकशी न करे? राधिका जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये जो बार बार कहा जा रहा है रेवड़ी कल्चर, ये तो एक बहाना है, क्योंकि असली मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना है। ये सच्चाई है इस देश की और इस सरकार की। ये इकोनॉमी को बचाने के लिए, चलाने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ना नौकरियां हैं, ना महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, और हर तरीके से अपने जो फेलियर्स है, हमारे देश की ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका एक बहुत फेमस पार्लियामेंट में उन्होंने जो कहा था, क्योंकि उनको प्याज और लहसुन के दाम से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खाती नहीं है। ये ऐसी सरकार है जहां के मंत्री और इनके प्रधानमंत्री जी के मित्र इतने पैसे कमा रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आम जनता को क्या जरूरत है। और ये तय कौन करेगा कि क्या फ्री भी होना चाहिए या किसको मिलना चाहिए? इनका सबसे पहले तो फ्री भी कल्चर और बड़े बड़े जुमले देके किसने शुरुआत करी? मोदी जी ने जब 8 साल पहले अपना झोला लेके देश में घूमे थे, उन्होंने कहा था सबको 2 करोड़ नौकरी साल में मिलेंगी, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बोला था जब जीएसटी, काला धन वापस लाने की बात हुई थी, कहा था कि नोटबंदी करेंगे उससे काला धन वापस आएगा। कहाँ है वो काला धन? हाल ही की आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये सामने आ रहा है कि करोड़ रुपए का, लाख अरबों रुपए का नुकसान होता है देश को। क्यों? क्योंकि लोगों ने, बैंक के डिफॉल्टर है, मेहुल भाई को आपने भगा दिया। वही पैसा अगर आप वापस ले आएंगे तो देश की हित के लिए इस्तेमाल होगा। देश की सरकार के पास देश के लोगों के लिए पैसा नहीं है। इतनी बुरी हालत है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी जो उनको जो रेल ट्रैवल के अंदर कंसेशन मिलता था वो तक वापस छीन लिया गया है। जब चुनाव आते हैं तो मोदी जी स्वयं जाके बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे उत्तर प्रदेश में। वहां पे स्कूटियां बांटी गई थी, मोबाइल फोन, टैबलेट, और छत्तीसगढ़ राधिका जी, छोटे छोटे जवाब।
मैंने या रिक्वेस्ट की थी छोटे छोटे जवाब। शायद मेरा, अगर आप टाइम चेक करेंगे तो मेरा अभी तक सबसे छोटा ही जवाब है। हाँ, मुझसे तो मैं कई एक ज्यादा सवाल और भाजपा पूछ के लूं आपसे। मैंने प्रवक्ता इसलिए ने छोटे बोला नहीं कहा था कि आपको मैं कम बोलने देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं दोबारा भी आपसे पूछ सकूं। अब मेरा आपसे सवाल, आपने इतनी सारी चीजें गिना दी हैं। राजस्थान का 39% डेट टू जीएसडीपी है, वहां थोड़ी चला रही केंद्र सरकार, वहां क्यों इतना बढ़ गया है कर्ज? और आपके जमाने में मतलब कांग्रेस ने भी तो बहुत सारी चीजें दी है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों ने कहा था कि स्कूटी फ्री में बांटेंगे, हालांकि वो तो जीतने पे अलग बात है। देखिए, मोदी जी के भी वादे में गिनवा देती हूँ यहाँ पे। मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि जवाब अपनी अपनी सोच बताइए। सारे दल कर देना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अपनी सोच बताइए। सबसे पहली बात सर, आप सवाल पूछेंगे, उसका जवाब क्या देना है वो मैं तय करूंगी, आप ये तय नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये नहीं, पार्लियामेंट जवाब आप कुछ भी देंगे तो मैं सुनने के लिए मजबूर नहीं हूँ। जैसा भी राजीव रंजन जी ने अपने राज्य के बारे में बताया। आप ना राजीव रंजन जी के बीच में बोले, ना भाजपा के प्रवक्ता के बीच में बोले। जब कांग्रेस बोलती है आप जरूर बोलते हैं। ना ये पार्लियामेंट है और ना मैं अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरी बात को रोक दिया जाएगा। ये आई थिंक चैनल है और यहाँ पे अभी भी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप मुझे बताइए कि फ्रीबीज क्या है आपके लिए? फ्रीबीज तब आते हैं जब इस देश में मोदी जी के सूटी बूटी मित्रों को फायदा दिया जाता है। उनके अरबों रुपए वो देश के नहीं, वर्ल्ड के बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। और उनको क्या क्या फ्रीबीज मिलते हैं पूरा देश जानता है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फ्रीबीज तब नहीं गिने जाते। आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनको जरूरत है। क्या हमारे जो गरीब लोग हैं, आपने वादा कर दिया एलपीजी सबको देगी, एलपीजी सिलेंडर फ्री देंगे, आप वो योजना ले आए, प्रधानमंत्री जी योजना लेकर आए, पर कितनी महिलाएं ऐसी थी जो दोबारा अपना सिलेंडर भरवा सकी? आपने ऐसा क्या किया कि उनके लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर तो फ्री देने का। वही तो बात है। तो वही तो मेरा मूल सवाल है। आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप उनको फ्री सिलेंडर और फ्री एलपीजी देने की बात करते हैं तो आप उनको उसमें भी कंसेशन दें और महंगाई कम करें। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ये सरकार का फेलियर है। अब क्योंकि वो अपने वादों पे खरे नहीं उतर पा रहे। और आप कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार इतने कर्जे में है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे हमारी राजस्थान की सरकार है या छत्तीसगढ़ की सरकार है और चाहे हमारी महाराष्ट्र की सरकार थी जो हाल ही में इन्होंने खरीद फरोख्त करके गिरा दी है, किसी भी सरकार को उनका जीएसटी का हक नहीं दिया गया। जो जीएसटी का पैसा था वो उन तक नहीं पहुंचा। जो जरूरत है देश की। अच्छा सुनिए राधिका जी, बहुत लंबा हो रहा है, प्लीज लंबा हो रहा है। नहीं, इसी परिस्थिति में आपको और 10 राज्यों का नाम गिनाऊं जिनके यहाँ जीएसडीपी ठीक है? साउथ के राज्यों को गिनाऊं मैं आपको? उसमें से ये भी बताइए कि कितने सरकारें ऐसी है जहाँ पे भाजपा शासित प्रदेश है? नहीं है ना, उनके साथ मिली जुली एनडीए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है साउथ में। ये तो क्लियर डिवाइड दिखता, मतलब ये तो एकदम नो ब्रेनर है। एक मिनट, राजू जी की लिंक रिक गया था। राजू जी अपनी बात आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं कक्कड़ जी के पास जाता हूं। राजीव रंजन जी जी आपकी बात बीच में रुक गई थी, कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता था कि बिहार जैसे राज्यों को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकारों ने एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ शेष रॉयल्टी से लेकर जो भी जिसके जरिए इस राज्य को बेहतर आमदनी मिल सकती थी विभाजन के पहले, वहां शेष रॉयल्टी के दरों में भी दोहरे मानदंड इस्तेमाल किए गए। और आपको मैंने डेवलपमेंट को लेकर के बताया कि 5 ईयर प्लान की भूमिका क्या थी, उनमें राज्यों को क्या मिला। अब बड़ा सवाल क्या है, इससे उबरने के लिए राज्यों को आप कैसी सहूलियतें देंगे जिससे वहां उद्योग ज्यादा लगे, जहां रोजगार ज्यादा सृजित हो पाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एकमुश्त आपको राशि देनी होगी, कुछ बड़े फैसले करने होंगे, उनको टैक्स हॉलीडेज और इस तरह की कई चीजें दें जिससे उद्यमी वहां निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। केवल ये आंकड़े एक तरफ कुछ कहते हैं, इन आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखें राज्यों को एक आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए, मैं बराबर एक बुनियादी बात है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट क्या है केंद्र और राज्यों की। जी मेरा निवेदन ये है कि जो साउथ के राज्य है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात भी जोड़ लीजिए, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिली थी क्या आजादी के बाद से आज तक कि उनके यहाँ बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और हम लोग नहीं कर पाए? नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। और वहां के तमाम राज्य और वहां की जो सरकारें हैं वो किसी भी दलों की रही हो, उन्होंने वो एटमॉस्फेयर बनाया कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नीतीश जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और करीब हमारे ख्याल में 20-22 साल से तो वहां सीएम ही हैं। आपको किसी ने रोका कि आप वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करें?
आप कर आपका सकते सवाल थे। अगर पूरा हो जाए तो मैं जवाब दे। हाँ, इतने लंबे समय तक रहने के बाद अगर ये राज्य पिछड़े हुए हैं और इसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, बोरोइंग नहीं मिलता, सर कर्ज से कभी इकोनॉमी तो थोड़ी बनती है। आपने नहीं अपने नहीं इंडस्ट्रियल नहीं, मॉडल क्या आप बनाया है? सेलेक्टिव नहीं, आप सेलेक्टिव नहीं होइए। नहीं, मैं उससे सेलेक्टिव किसी नहीं हो एक- रहा हूं। नहीं, आप एक आर्थिक मुद्दों पर मैं समझता हूं आपकी समझ काफी गहरी है और परिभाषाओं का कहीं से बहुत सेलेक्टिव होकर के उसका उपयोग नहीं कीजिए। मैं एक बात आपको, आपने साउथ को कहा कि कैसे फायदा पहुंचाया गया। 1953 में उस समय के टीटीके कृष्णमाचारी उस समय यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रेट इक्विलाइजेशन लागू किया। बिहार और जो बिहार जैसे ईस्टर्न इंडिया के राज्य थे जहां माइंस एंड मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में थे, और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की आजादी के पहले जेआरडी टाटा बिहार में आ गए थे। इसके बावजूद फ्रेट इक्विलाइजेशन की वजह से बिहार में उद्यम लगाने में किसी की दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि वो पूरी तरह से पश्चिमी भारत के राज्य और दक्षिणी भारत के राज्यों के अनुकूल वो नीति थी। 1992 में फ्रेट इक्विलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो बिहार के विभाजन के 8 वर्ष हैं, इन 8 वर्षों में लगातार ये कोशिश जारी रही कि सेस और रॉयल्टी के जो दोहरे मानदंड है उसमें बिहार को न्याय मिल सके। बिहार जैसे राज्य में जहां पूरा जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ से प्रभावित है और उस बाढ़ के लिए मैं रोकूंगा सर, लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं रोकूंगा आपसे। तो फिर आप नहीं, पॉइंट आपका हमने समझ लिया। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तकनीकी या व्यवस्थागत या प्रशासकीय समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं हुआ मैं है। कहता हूं सोची समझी रणनीति थी बिहार जैसे राज्यों को एक उपनिवेश के तौर पर बनाए रखने। नॉट ओनली बिहार सर, उत्तर प्रदेश भी उसमें जोड़ लीजिए आप, वो उससे अलग नहीं है, वो भी वैसे ही है। नहीं, मैंने तो कहा मध्य प्रदेश, नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, नए जमाने की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को किसी ने रोका था क्या? वो कर्नाटक जा सकते हैं, वो आंध्रा जा सकते हैं, वो तेलंगाना जा सकते हैं, वो चेन्नई तमिलनाडु जा सकते हैं, लेकिन बिहार यूपी नहीं आ सकते वो। नहीं सर, नहीं, ये अब तो मुझे बिहार लगता है में- कि आप लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं सर, सोचिए आपकी इसमें कितनी जिम्मेदारी थी और बाकी प्रशासकीय। देखिए, करने वाले कर लेते हैं, मौसम का इंतजार नहीं करते कि पानी बरसे या बंद होगा तब मैं निकलूंगा छाता लेके, करने वाले कर लेते हैं। सर, अब दूसरे मेहमानों के पास चलता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, पंजाब राज्य की स्थिति आपके सामने है, 54% के आसपास डेट टू जीएसडीपी है, फिर भी आप लोग फ्रीबीज बांट रहे हैं, क्यों, कैसे, पैसा कहां से आएगा? नीरज जी, हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब हमने दिल्ली भी 2015 में आए थे तब भी 31,000 करोड़ का हमारा बजट प्रस्तुत किया था हमने, और आज 7 साल बाद 78,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और ये इसके बावजूद हुआ है कि हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा पे 25%, स्वास्थ्य पे 14% से ऊपर, बजट में ट्रैवल, महिलाओं की ट्रैवल फ्री, सीसीटीवी फ्री, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एक वेलफेयर स्टेट को अपने सिटीजन्स को देना चाहिए, हम वो कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम आकर कुछ सुना जाए कि सिलेंडर फ्री, गैस फ्री, और फिर उसके बाद गायब हो जाए, वो वादे भी पूरे ना करें। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात का मामला था। दूसरी चीज, आपने कहा पंजाब में कैसे करेंगे, हमारा तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे जो फ्लाईओवर बनते हैं वो ढहते नहीं है, क्योंकि वो मानक को देखकर बनाए जाते हैं, उसमें करप्शन बचाया जाता है। 500 करोड़ का फ्लाईओवर 300 करोड़ में बच गया, 200 करोड़ वहां बना, 200 करोड़ वहां बचे। तो इस तरह से हमें पूरा यकीन है हम पंजाब में भी करप्शन को बिल्कुल खत्म करके उस पैसे को जनता के ऊपर यूज कर लेंगे। और अभी सिर्फ 107 दिन हुए ये पंजाब जो हमें मिला है एक डेफिसिट में, ये इसको भी हम दिल्ली की तरह बेटर करके दिखा देंगे। कुछ समय तो लगेगा, अभी 107 दिन हुए। हम लोग समय का इंतजार भी करेंगे, बिल्कुल सही बात आपकी, इसमें तर्क है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो रेवेन्यू जनरेशन के तरीके क्या होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिल्ली में आप लोगों का ये पुलिस प्रशासन का बजट कितना है कानून व्यवस्था बनाए रखने का? पुलिस प्रशासन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा ना, तो यानी 12,000 करोड़ जो साल में खर्च होता है वो आप लोग नहीं खर्च करते। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितना है आपका? नीरज जी, आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। फिर एमसीडीज के लिए, यानी कि पूरी इंडिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2 लाख करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार दिया था, और दिल्ली के लिए 1 रुपया नहीं है। 10 साल से दिल्ली को 1 रुपया नहीं मिलता। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। तो मैं आपको, नीरज जी, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी, वही बता रही हूँ आपको। हाँ, दो बात मैं आपको, एक बात और बताना चाहूंगी। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक स्टैंड क्यों नहीं ले सकते, वो फटकार क्यों लगी है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी डिफरेंट तरह की रेवड़ियां बहुत टाइम से बांट रहा है।
अब आपने देखा वो, और सारी रेवड़ी क्या होती है, कल्चर शुरू होता है चुनाव के आसपास, मुफ्त राशन, स्कूटी, साइकिल, सिलेंडर, इस बार भी हुआ यूपी चुनाव में, हम सब में देखा। पर उसके बाद चुनाव खत्म होते ही रेवड़ियां बंद हो जाती है और कहीं कहीं रिकवरी के नोटिस भी चले जाते हैं जो रेवड़ियां बांटी गई उसके लिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। नहीं, जो आप ये बार बार प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसमें कोई दल अछूता थोड़ी, मैंने कहा था कि आप अपनी सोच को बताइए कि हम लोग कैसे करते हैं, रादर कि आप चार जैसे उनकी गिना रहे हैं। आप भी तो प्रॉमिस कर रहे हैं बिजली का 50,000 करोड़ मांगने गए थे ना पंजाब के लिए आप पहले ही दिन। हम प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम पूरा भी कर रहे हैं, और हम सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं कर रहे, हम पूरा 5 साल वो लाइफ को इजी बनाने की सुविधा लोगों को, ये सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है कि जनता की लाइफ को इजी बनाए, लेकिन उस इजी बनाने में कैपिटल फॉर्मेशन का भी रोल होता है केंद्र के स्तर पे। सुन लीजिए कटवाल जी, सुन लीजिए प्लीज, मुझे भी पूरा करने दीजिए प्लीज। आप सबको मैंने 3 सवाल पूछे, आपने तीनों के जवाब दिए मैडम, मैंने आपको कम समय थोड़ी दिया, मैं तो सबको समझ एक चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सब फ्री, ये जो हम फ्री जनता के लिए करते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर हम वो करते हैं पूरे अपने, ना कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में, उसके बावजूद सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हम एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और खाली इकलौता दिल्ली ऐसा स्टेट है। हो गया आपका जवाब ना। अब मैं दूसरे के पास चला जाऊं प्लीज। जी चले जाइए। जी आशुतोष जी और विजय सरदाना जी, मैं पहले आशुतोष जी आपसे पूछता हूं। आशुतोष जी, फ्री बीज, जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर बिजली फ्री बट रही है, पानी फ्री बट रहा है, स्कूटी फ्री बट रही है, मोबाइल भी मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षा तो पहले से मिल रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर रोक लगाना चाहता है? देखिए, अश्विनी उपाध्याय की बातों से मैं सामान्यतः मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज सहमत है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विनी जी की जो ये पिटीशन है, ये देश के हित में है, और जितनी जल्दी इस पर रोक लगे उतना ही अच्छा है। 2 कारण है। पहला कारण ये कि हमारे ये एक तरीके की घूस है, नेता और राजनीतिक दल और सरकारें वोटरों को लुभाने के लिए उनको घूस देती है कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाइए। जैसे कि चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग एक दिन पहले शराब बांटी जाती है या नोट बांटे जाते हैं, उस तरीके की ये घूस है। इसलिए इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए, इस पर किसी तरीके की कोई मुलायमियत दिखाई जानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब आप सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके पास कोई इकोनॉमिक विजन होगा कि उसका स्टेट आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद किस तरीके से होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसकी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या हो, उसकी सर्विस पॉलिसी क्या हो। तो जो समग्रता में अपने प्रदेश को एक आर्थिक सुपर पावर बनाने की जो सोच होनी चाहिए वो नहीं है। चूंकि वो नहीं है, इसलिए लोगों को घूस देकर आप करने की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जब मैं, कल्याणकारी योजना और कल्याणकारी राज्य एक अलग तरीके की परिभाषा है। कल्याणकारी योजना और कल्याणकारी राज्य का मतलब यह हुआ कि समाज का जो कमजोर तबका है उसको राज्य की तरफ से मदद मिले ताकि वो मेन स्ट्रीम में दौड़ने के लायक हो सके और अपनी काबिलियत पा सके, और काबिलियत के आधार पर, योग्यता के आधार पर चीजों को हासिल कर सके। जिसके पास सब योग्यता है लेकिन वो पा नहीं पा रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो समाज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी मदद होनी चाहिए। कल्याणकारी योजना वहां पे है। जो बच्चे जो विकलांग हो गए उनकी मदद करने के लिए, जो बेरोजगार बच्चे हैं और उनके लिए किसी तरीके का सोशल सिक्योरिटी हो सके, उनके लिए यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? घर में लाइट नहीं तो लाइट दे दिया, साफ पानी दे दिया, बच्चे स्कूल जा रही साइकिल दिया, पहले अब स्कूटी दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? अभी मैं राजीव रंजन जी की बात सुन रहा था। राजीव रंजन जी बुरा ना माने इस बात को, पिछले 30 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें, पिछले 15 सालों में जब आर्थिक विकास इस देश का हुआ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, पहले 15 साल और उसके बाद अगले 15 साल, पहले लालू प्रसाद यादव ने शासन किया, अब जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं। क्या 30 साल के अंतर्गत बिहार एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता था? 30 साल के अंदर चाइना दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़े पावर के तौर पर उभरा। बांग्लादेश पिछले 15 साल के अंदर एक बहुत बड़े पावर के तौर पर उभरा है, और आज की तारीख में उसकी जीडीपी और तमाम चीजें भारत से आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन अगर आपको जुमले आते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि आंतरिक उपनिवेश, देश आजाद हो गया लेकिन बिहार अभी भी गुलाम है, मतलब इन सब शब्दों का इस्तेमाल करने के पहले नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहिए, 15 साल आप कर क्या रहे थे?
लालू प्रसाद यादव ने तो जंगल राज बनाया था। आपने पिछले 15 सालों में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा की जिसकी वजह से चीप लेबर होने के बावजूद भी वहां इंडस्ट्रियल हब बन सके, नॉलेज हब बन सके, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, सर्विस हब बन सके? कौन सा कदम उठाया? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपने किया है? 15 साल सरकार में रहने के बाद नीतीश कुमार जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर 15 साल बाद भी बिहार अगर देश के सबसे पिछड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य आता है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जी जिम्मेदार नहीं है। वहां जो सरकार, जो लोग सत्ता में, वो जिम्मेदार नहीं है। और ये चीज उत्तर प्रदेश के ऊपर भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमें खराब लगता है जब हम सुनते हैं कि तमिलनाडु देश का इतना प्रगतिशील राज्य हो गया, गुजरात की इतना आर्थिक स्थिति पैदा हो गई, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार आता ही देश की जीडीपी नीचे चली जाती है। ऊपर क्यों नहीं जाती है? जी। यहाँ के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वोट खरीद लो, घूस ले लो, आंतरिक उपनिवेश बना दो, ये सब चीज संभव है इनके लिए। जी, मैं एक छोटा सा कमेंट राजीव जी से लूंगा, चूंकि आपने उनके राज्य के बारे में कहा है। राजीव जी, बहुत छोटा सा कमेंट आप कर दीजिए, फिर मैं। नहीं, बहुत छोटा कमेंट तो इसका जवाब नहीं हो सकता है। आशुतोष जी अक्सर पूर्वाग्रह से ग्रस्त टिप्पणियां करते हैं और मेरी आपत्ति दर्ज कीजिए, उन्होंने घूस शब्द का इस्तेमाल किया बिहार को लेकर के। मैं इसका घोर राजू जी, नहीं, राजू जी, उनकी पूरी चर्चा बिहार को लेकर अभी कर रहे थे। गलत बयानी मत करिए राजू जी। मैंने कहा कि अब मैं जो कह रहा हूं पहले ये सुन लीजिए। बिहार का जिक्र नहीं आया, प्लीज मैनिपुलेट मत करिए। आशुतोष जी, आप मुझे अपनी बात करने दीजिए। नहीं, आप गलत बयान अनावश्यक नहीं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कीजिए। अगर आप अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, एक मिनट आशुतोष जी और राजीव जी प्लीज, एक मैं इसमें थोड़ा इंटरवेंट कर लूं, उसको राजीव जी आप कंटिन्यू करिए। आशुतोष जी ने कहा कि जो फ्रीबीज दी जाती हैं ये एक तरीके से घूस है, नॉट स्पेसिफिक बिहार। अब आप कंटिन्यू करिए सर। अब सुनिए, हाँ, आशुतोष जी की चर्चा मैंने इसलिए की कि मेरी कभी किसी राजनीतिक समीक्षक से आज तक कभी कटुतापूर्ण बातें नहीं हुई है। आशुतोष जी इसके एकमात्र अपवाद हैं, क्योंकि इनके मन में बिहार को लेकर के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के इनके पास पूर्वाग्रह का भंडार है। अब मैं आगे अपनी बात करता हूं जी। इन्होंने क्या कहा, आंतरिक उपनिवेश। मैं क्या कहूंगा, ये आशुतोष जी तय करेंगे। कौन होते हैं आशुतोष जी बिहार की पीड़ा के बारे में बात करने वाले? मैं इसलिए कहता हूं कि इसके दस्तावेजी सबूत है। आप 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं की आप तालिका देख लीजिए, और बिहार को जो मिला है, बिहार की आबादी के हिसाब से मिला है या बिहार को अन्य राज्यों के मुकाबले जो बाकी राज्य को मिलते रहे हैं वैसा मिला है। सेस और रॉयल्टी का आरोप हमारा गलत है, फ्रेट इक्वलाइजेशन का आरोप गलत है, बाढ़ को लेकर के नेपाल के साथ आप किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं और बिहार उसका शिकार होता है। इसके लिए क्या बिहार की जनता दोषी है, बिहार के राजनेता दोषी हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप गले में फांसी लगा दीजिए और बोलिए कि आप अपने आप को बचा क्यों नहीं सकते हैं। आपने चीन का हवाला दिया, हिंदुस्तान की आजादी के आसपास चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अस्तित्व आया, अस्तित्व में वो आया, और दुनिया के मानचित्र पर एक सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। आपके पास साहस है ये कहने का कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या पिछली जो भी सरकारें हैं, वो हिंदुस्तान को चाइना क्यों नहीं बना पाई? क्यों नहीं बना पाई? आप बिहार से मुकाबला करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जिस समय तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, चीन का नाम लेते हैं, तो भारत को क्यों बख्श देते हैं? भारत की आजादी और पीपुल्स सर, भारत राज्यों का समुच्चय ही तो है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर भारत राज्यों का संघ है, जब वो कह रहे हैं तो बिहार नहीं ग्रो कर पाया, नहीं, तो उसमें सभी फिर मतलब पूरा देश ही उसमें है ना, ऐसा थोड़ी खाली मैं एक बिहार बात आपको बता देता हूं, अगर कोई देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर आपका वायदा है, आप हिंदुस्तान की जीडीपी में बिहार जैसे राज्यों का आबादी के हिसाब से अगर उनका योगदान सुनिश्चित नहीं करा पाते हैं, तो ये देश विकलांग हो जाएगा। इसलिए कि अगर कोई राज्य कमजोर है तो निसंदेह इससे देश के विकास को भी वो रफ्तार नहीं मिल पाएगी जो उसको मिलना चाहिए। इसलिए सभी अंगों का विकास करना, सभी राज्यों का विकास करना केंद्र सरकार की जवाबदेही है। बहुत सारे राजू जी जिसमें केंद्र सरकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। आज आप देख राजू जी, मैं रोकूंगा सर, नहीं, एक ही 30 सेकंड सर, एक मिनट राजू जी प्लीज। जैसा सरदाना जी के बाद मैं जा ही नहीं पाया हूँ। 30 सेकंड नीरज एक एक करके। नहीं, मेरा इसमें ये कहना है, देखिए, नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर दे रहा हूँ, इसके बाद आगे। नहीं राजू जी प्लीज, अब आप कंप्लीट करिए। आपकी बात समझ ली गई कि आपके साथ भेदभाव हुआ है इथेनॉल और नहीं हो पा रही है।
सर इथेनॉल इतने को दिनों से आप लेकर केंद्र सरकार के सहयोगी दल के तौर पे काम कर रहे हैं, आप अपने इतना इश्यूज टाइम सॉर्ट में तो आउट मैं नहीं कर अपनी पा बात रहे कर हैं। देता नीरज जी, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता जितनी देर सर में आप लंबा खींचे, 10 सेकंड में करिए ना नहीं तो फटाफट। आप क्यों ऐसी बात कराते हैं आप समीक्षकों के जरिए? अरे समीक्षक को मैं नहीं, थोड़ी बताऊंगा कि मैं आपको ये इतनी बात बोलना है, कहना समीक्षक चाहता जो हूं ऑब्जर्व करते वही तो कि बोलेंगे सर। इथेनॉल को लेकर केंद्र सरकार नहीं, ने बिहार को मुझे इजाजत बोलना दी पड़ेगा। हाँ, और बिहार में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया उससे ज्यादा उद्यम के प्रस्ताव आ गए। अनेक ऊर्जा के क्षेत्र ऐसे हैं, इथेनॉल के ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की जो एनओसी है और उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आप केंद्र सरकारों को कैसे बख्श सकते हैं बिहार जैसे राज्यों के विकास? राजीव जी हो गया आपका, प्लीज हो गया। संतोष आशुतोष जी आप बहुत छोटे में 30 सेकंड में दीजिए ना जवाब जो आपको देना है। नहीं, आपने मेरे जो मैं कहना चाहता था, 8 साल से तो आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आप ये आरोप लगाना चाहते हैं क्या नरेंद्र मोदी जी तो की मैंने सरकार ने लगाया बिहार को उपनिवेश बना मैंने रखा है? लगाया, आपको परेशानी क्या है? ना आपको परेशानी है, मैंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री के पास और आपकी सरकार के पास बिहार को एक इकोनॉमिकली डेवलप करने का कोई मॉडल ही नहीं है, तो बताइए ना। नहीं, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? मैंने केंद्र सरकारों पर रुकिए सर, रुकिए अरे भाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? नहीं, आप होते कौन है ये कहने वाले? नहीं, आप कोई नहीं होते हैं कहने वाले ना। राजीव जी आशुतोष जी रुक जाइए सर, इससे जीएसडीपी में 1 रुपए का इजाफा नहीं होगा। पत्रकारिता के आपके पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पास राज्यों का शासन करने का अनुभव नहीं है। आशुतोष जी, राजीव जी प्लीज रुक जाइए। अब देखिए इससे राज्य की जीडीपी में 1 रुपए का इजाफा नहीं होने वाला है। मेरा मानना यह है कि राजीव जी, मुझे आपकी इस बात पे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि देश में रहने वाला कोई भी सुधी व्यक्ति बिहार का शुभचिंतक हो सकता है और वो बिहार के बारे में चिंता कर सकता है। उसकी चिंता को आप अन्यथा ना लें। मैं भी बिहारी नहीं हूं, लेकिन मुझे भी बहुत चिंता होती है भाई बिहार इतना पीछे क्यों होता जा रहा है। देश के अंदर एक राज्य है जहां पे सर प्लीज राजीव जी, देखिए राजीव जी, आत्ममंथन का समय है, एक दूसरे को दोष देके कुछ नहीं होने वाला है। लेटेस्ट डेटा बताता है कि आधी आबादी वहां पे गरीबी की स्थिति पे है, और इस सच को स्वीकार कर लेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। सरदाना जी की बात चलिए, उनको स्क्रीन पर दिखाएं। सरदाना जी बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। अब सरदाना जी की बात सुन ले, इकोनॉमिस्ट है वो। देखिए राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि केंद्र ने भेदभाव किया इसलिए वो बिहार विकसित नहीं हो पाया। राधिका जी कह रही हैं कि 2014 के बाद से ही सिर्फ फ्रीबी शुरू हुआ, उससे पहले कुछ होता नहीं था। कक्कड़ जी कह रही हैं कि दिल्ली का मॉडल मैं पूरे देश में लागू करके दिखाऊंगी और सरप्लस बजट बना के दिखाऊंगी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि कोई मॉडल ही नहीं देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास। अब बताइए सर कैसे ये काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक समय इस देश में जब दल बदल कानून नहीं था या उसके बाद जब बन भी गया, तो एमएलए एमपीज की खरीद फरोख्त होती थी ये कह के कि हम आपको मंत्री बना देंगे। और ऐसा भी हुआ राज्यों में जहां पे सारे के सारे एमएलए मंत्री बन गए, ऐसा भी हुआ। उसके बाद इस देश ने एक कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 91st अमेंडमेंट, और उसमें ये कह दिया कि कोई भी राज्य, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य हो, टोटल नंबर ऑफ एमएलए का 15% या टोटल नंबर ऑफ एमपीज का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना पाएंगे। डिसिप्लिन आ गया। क्या हम उस चीज से सीख नहीं सकते? और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसका मतलब यह है कि अब गंभीरता से सॉल्यूशन की बात करनी है। अगर फ्रीबी का मुद्दा सीरियस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता। अब आता है आंसर की बात। मैं इस तूतू में जाना नहीं चाहता क्योंकि किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं दिया है, सजेशन नहीं दिया है। मैं अश्विनी उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि सर सुप्रीम कोर्ट में आप अपीयर कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक सजेशन ले लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सवाल यह था कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मेरा सुझाव है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, प्लीज आप चाहेंगे तो हम अकेले बैठ के भी डिस्कस कर पाएंगे। जितना राज्य सरकारें या केंद्र सरकार पिछले साल में जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बजट का, उसका 10% फ्री बीज में लगा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसका फायदा क्या होगा कि अगर राज्य सरकारों को ज्यादा फ्री बीज देने होंगे तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके लिए उनको रेवेन्यू जनरेट करना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले साल वो प्रोपोर्शनेटली 10% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्री बीज के रूप में दे सकते हैं।
तो एक तरफ कैपिटल क्रिएशन होगा, कैपिटल जनरेशन होगा स्टेट में, और दूसरी तरफ लगाम लगेगी फ्रीबीज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरह, इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनेगा। जो राज्य गरीब हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम है, उनको 5% एडिशनल बोनस का अधिकार होना चाहिए, ताकि उनको ये बार बार रियलाइज हो कि वो नेशनल एवरेज से नीचे हैं, उन्होंने अपने राज्य का कोई भला नहीं किया, इसलिए उनको ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है देश के टैक्स पेयर्स के द्वारा। तो मेरा ये निवेदन है इस पूरे प्रोग्राम में, मैं इस तूतू मैमे की बहस में नहीं जाना चाहता। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सुप्रीम कोर्ट को ये सजेशन केंद्र सरकार को देना चाहिए कि आप इस फॉर्मूले में जो टिंकरिंग करना 1-आधा% आगे पीछे करें, लेकिन एक फॉर्मूला बनाएं जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई अपना फ्रीडम नहीं रहे कि देश के रिसोर्सेज के साथ जैसे चाहे खिलवाड़ करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फोकस होगा और ये रेवड़ियों की समस्या भी कम होगी। सदानंद जी, साहब इतना कठिन टास्क दे देते ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया ये आप जो बता रहे हैं, ये नहीं है, ये आंसर है, मैंने तो आंसर दे दिया। अब ये राजनीतिक पार्टियां बताएं कि ये डिसिप्लिन क्यों नहीं चाहते हैं। सवाल ये है, मैं तो देश के रिसोर्सेज को देश की भलाई में लगाना चाहता हूं और रेवड़ी कल्चर को मिनिमाइज करना चाहता हूं। जनता का ही तो पैसा है सर, और जनता को हम बांट रहे हैं। नहीं बांट रहे, आप जनता को नहीं बांट रहे, क्योंकि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 4 लाख है, और आप उसको कहते हो आप 200 की बिजली ले लो, हम आपको ये फ्री दे देंगे। जिसके घर में पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है साल की, उसको आप फ्री बस का टिकट दे रहे हो। ये क्या है? ये मजाक है या ये फ्रीबीज नहीं है? कहने का मतलब ये है कि ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। ये इनके कहने से नहीं होगा कि जनता का पैसा जनता बांट रहे, तुम्हारी जेब से तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार, आपको पता है कि आजकल स्विमिंग पूल में कैबिनेट मीटिंग करती है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, तो फिर केजरीवाल साहब ने स्विमिंग पूल किसके पैसे से बनवाया और क्यों बनवाया अगर वो राज्य के हित में नहीं था? तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीबीज जनता में भी बांटा जाता है और फ्रीबीज पर्सनल यूज में भी आता है। ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या होता है? मैं चाहूंगा कि समय, चूंकि हम लोगों ने पिछले सेगमेंट में काफी ज्यादा खर्च किया, छोटे छोटे जवाब दीजिए। मैं सबसे जरूर बात करना चाहता हूं, अश्विनी जी, क्या ये संभव है? क्या सारे दल तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े काउंटर ऑफर दिए जाते हैं चुनाव के समय। अगर किसी ने कहा स्कूटी, तो कहेगा नहीं मैं और महंगी वाली 150 सीसी की स्कूटी दूंगा। अगर आपने एप्पल का फोन दिया तो मैं और बढ़िया वाला 13 वाला दूंगा। तो ये कैसे रुकेगा, चूंकि सब तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिना कानून बनाए इसे नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी या तो गाइडलाइन खुद बनाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए। अगले सप्ताह सुनवाई है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। लेकिन मैं आशुतोष जी और विजय सरदाना जी जैसे और भी जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको लगता है फ्रीबीजी हमारे देश को बर्बाद कर देगा, हमें लंका की तरीके एकदम खस्ताहाल बना देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा होगा तो एक बात कहेगा, 1 घंटे बहस करेगा। अगर 10 PIL होगी तो 10 PIL के लिए 10 लोग खड़े होंगे, 10 तरीके का आइडिया देंगे, तो वो ज्यादा कंक्रीट हो जाता है। जैसे अभी PMLA के खिलाफ 250 PIL हुई, CA कानून के खिलाफ 250 PIL आई, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अच्छी चीजों के लिए बहुत कम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो लोग इस समय देख रहे हैं, जिनको लगता है विजय जी से, खासतौर पे आशुतोष जी से, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट आइए, वहां पर अपनी बात रखिए। आपके सजेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो भाई, आप एक पत्रकार हैं, आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान से सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कुछ इसमें निकले, सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहता है। कल की बहस में मैंने ये देखा, और 1 सप्ताह के बाद अगली डेट दे देना, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 महीने के बाद डेट पड़ती है, लेकिन कल सुना और अगले सप्ताह फिर लगा दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है इस पे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, तू मैं करने से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र और राज्यों का बजट 70 लाख करोड़ का है। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है। कभी उस पर गंभीरता के साथ नहीं चर्चा होती कि वो 14 लाख करोड़ रुपए कैसे बचाया जाए, वो जो पूरा हवाला के जरिए पूरे देश में फैल रहा है उसको कैसे बचाया जाए। तो भ्रष्टाचार खत्म हो, स्वाभाविक सी बात है, उससे ये भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ये भी बंद हो जाए। क्यों?
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां फ्रीबीज क्यों देती हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? वो 20% कमीशन के लिए। भ्रष्टाचार बंद होगा तो मुझे लगता है, सोचे यार राजनीति में जाने का फायदा क्या, इससे बढ़िया जो जहां है वहीं अपने काम करते रहो, काहे फालतू जाके वहां पे सांसद बनना, विधायक बनना। जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए और फ्रीबीज के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। मेरा इसमें अगला सवाल मैं पूछूं, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसको निजी तौर पे मत ले कि कोई आपकी पर्सनल आलोचना करा, चूंकि कई बार पर्सनल होकर हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन एक मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं, आप उसको सोचिए गंभीर कितना विषय है। किसी भी देश का डेट टू जीडीपी यानी जीडीपी के संदर्भ में डेट जो है वो मैक्सिमम 60% हो सकता है, जिसमें भी 40% केंद्र का और 20% राज्यों को होना चाहिए एवरेज। लेकिन आज की तारीख में 83% है, और जो राज्यों का हम लोग ये बता रहे हैं 53, 54, 35, ये सब 20 या उससे नीचे होने चाहिए, उतने ऊपर गए हैं। तो ये गंभीर समस्या है, ये लड़ने से या उससे करने से कोई लाभ नहीं होगा। राधिका खेड़ा जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये रुकना चाहिए? देखिए 2014 के जब चुनाव आ रहे थे, उस समय भी उसके कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये फ्रीबीज बांटने का, कि जो वादे किए जाते हैं फ्री में चीजें देने का, उस पे कोई कंट्रोल किया जाए, रोक करी जाए। फ्रीबीज में फिर बात कहूंगी कि किसी को ये आपको सरकार को तय करना पड़ेगा कि कौन जरूरतमंद लोग हैं और किनको किस चीज की जरूरत है। आप योजनाएं लेकर आइए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना के लिए कहा था, जो गरीब तबका है, बिल्कुल सबसे गरीब लोग हैं 20% देश के, उनको किस तरीके से मिनिमम वेज 72,000 रुपए उनके अकाउंट में सालाना आएगा, उनकी महिलाओं को घर की मिलेगा, किस तरीके से उनको सशक्त करके जीवन जीने का और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पे पंजाब की और दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फ्रीबीज प्रॉमिस करती है। वादा तो वो कर देते हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, और सबको फ्री में बिजली दे रहे हैं, वो 300 यूनिट उनको भी मिल रहे हैं जिनके पास जो सक्षम है वो पैसे देने के लिए। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन है जो जरूरतमंद है, क्योंकि जब आप फ्री में मुफ्त में चीजें दे रहे हैं पंजाब में, वहीं पे जब आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो संगरूर में डेवलपमेंट के नाम पे मान साहब ऐसा पुल बनवाते हैं, जहां पे पुल की जरूरत थी वहां पे 2 ऐसे डंडे लगा लिए गए थे। दिल्ली में आपने बात किया कि हम ये लेकर आए, दिल्ली में मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मेडिकल चीजें देंगे। क्या हो रहा है आज मोहल्ला क्लिनिक में पानी बह रहा है, इन्हीं के डॉक्टर वहां पे वीडियो दिखा रहे, पूरे देश में वायरल है कि पानी में जो बेसिक नेसेसिटी होती है एक मेडिकल क्लिनिक की, कि सफाई हो, पानी ना भरे, वहां पे पानी भर के स्विमिंग पूल। राधिका जी लंबा हो रहा है थोड़ा सा। तय करना है, आपको तय करना है कि किन लोगों को जरूरत है, जो गरीब है, जो शोषित है, जिनको आगे। राधिका जी 100% एग्रीड, टारगेटेड मदद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही छोटा सवाल है, 10 सेकंड का जवाब चाहिए। ये जो 72,000 रुपए साल की योजना आप लोगों ने एक रखी थी, न्याय योजना, क्या उस योजना के साथ ये बताया गया था कि 72,000 रुपए कहां से आएंगे, मतलब वो जुगाड़ कैसे किए जाएंगे देने के लिए? जी, उसके अंदर किस तरीके से एक इकोनॉमिक्स का पैनल बैठेगा, कितना %? अच्छा, वो बाद में बैठेगा, ओके। हमारी वेबसाइट पे नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, सारी डिटेल्स है कि कितना % होगा। अगर आप टाइम निकाल के inc.in पे मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने दोबारा पूछा था। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मैं छत्तीसगढ़ में ये न्याय योजना लागू, मैं समझ गया मैडम, मैं छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिएगा ना, डेट टू जीडीपी कितना है। मिल रहा है प्रियंका कक्कड़ जी, फायदा मिल रहा है, कैपिटल कहां से आएगी इसके भी बता दीजिए, साथ साथ जैसे योजना आप लोग अनाउंस कर, साथ में यही बताइए कि यहां से आएगा ये पैसा देने के लिए, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आप शायद म्यूट पे हैं मैम। नीरज जी, हम बार बार ही बताते हैं कर्ज कहाँ लेना पड़ेगा, बार बार ही बताया जाता है कि जो करप्शन का पैसा था, जो जेबों में जा रहा था अब तक, फ्लाईओवर के निर्माण में जो ज्यादा पैसा खर्चा होता था, ये सब इस सब करप्शन पे रोक लगाई गई है। ये पैसा बचा है, इसी पैसे को आगे यूटिलाइज किया जा रहा है, और तभी इस सब के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रही राधिका जी क्यों हंसी। आप देखिए दिल्ली में मैं फिर से ये बात भी दोहराऊंगी कि आर्टिकल 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो अश्विनी जी भी अग्री करेंगे, न्यूट्रिशन, आर्टिकल 19 न्यूट्रिशन, हवा, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये हर सरकार का काम है। और जो आम आदमी पार्टी की फ्रीबी है, वो इस तरह की, इनको फ्रीबी भी कहना गलत ही होगा, पर वो इसी तरह की फ्रीबी है। और ये करने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस हमारा रहता है। बजट लगातार आपने देखा है, इस बार भी 78,000 करोड़ का हमने प्रेजेंट किया है। तो अब यही चीज हम पंजाब में भी करेंगे, करके दिखाएंगे। और जो फर्क जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, जो ये चुनाव के टाइम पर जो दिल्ली और पंजाब में नशाबंदी, शराबबंदी क्यों नहीं करते?
सर नशाबंदी, शराबबंदी, बीजेपी ने अभी आपने देखा है शराबबंदी वाला स्टेट गुजरात में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ये स्टेट ऐसे, इनको कंपेयर मत कीजिए। ये स्टेट ऐसे जहां रेगुलेट करना है, जहां ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, वो तो बंद करना है। 250 ठेके थे, आपने 900 ठेके खोल दिए। गलत अश्विनी जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 468 टोटल। अश्विनी जी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आई रिस्पेक्ट यू। एकदम ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। पहले दिल्ली में टोटल 250 ठेके थे। पहले दिल्ली में टोटल 700 ठेके थे, आज 468 है। अश्विनी जी कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अश्विनी जी, गूगल कर लीजिए। आप गवर्नमेंट का स्टार्ट उठा के देख लीजिए। पुरानी सरकार में 700 आप अपनी एक्साइज पॉलिसी पढ़ लीजिए। एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ पहले 250 थे, अब हम इसको 850 करने जा रहे हैं। 468 ठेके हैं, 859 थे, 650 का लाइसेंस इशू हुआ। जी अश्विनी जी और कक्कड़ जी रुक जाइए, मैं जरा और सवाल, अब मैं अपने साथ एक असिस्टेंट भी बैठाऊंगा साथ में, गूगल तुरंत फटाफट वो रिसर्च करके बताएगा। अश्विनी जी काम बहुत बढ़ा रहे हैं आप हम लोगों का। आशुतोष जी और सदाना जी बहुत छोटे छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या ये संभव है? क्या मूल प्रश्न ये है कि जब सारे दल इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं कल्याणकारी योजना के नाम पे, फ्रीबीज के नाम पे, मतलब इसके बीच में जो रेखा है ना उसको डिजाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर समाज के एक तबके को मदद पहुंचानी है तो पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी और कौन ड्रॉ करेगा, क्योंकि सब उसमें इन्वॉल्व है। संभव है क्या ये? देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें बाकायदा इंटरवीन करके और कोई कानून बनाना पड़े, कोई फैसला देना पड़े। कायदे से होना नहीं चाहिए, कायदे से ये काम इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन दो चीजों पर साफ तौर पर काम कर सकता है। एक, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। दूसरा, चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई कदम अगर कोई राजनीतिक दल या नेता उठाता है तो उसका चुनाव चिन्ह रद्द करना चाहिए। यह चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के 6 महीने पहले इस तरीके की कोई घोषणा नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना सा ही अगर हो जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है, टीएन सेशन के जमाने में बिल्कुल वही कानून थे, सब कुछ वही था, लेकिन टीएन सेशन के अंदर वो हिम्मत थी कि उन्होंने लागू किया और देश के राजनेताओं की हालत खराब हो गई। और हिंदुस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बहुत हद तक एक ईमानदारी दिखाई पड़ने लगी। अन्यथा कितने लोग मरते थे, क्या क्या होता सब जानते हैं। कितने समय पहले ये रोक लगा देनी चाहिए? 6 महीने पहले। अब मैंने उससे पहले मैंने कर दिया तो नहीं, अब देखिए उसकी एक सीमा तो होगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि सर प्रैक्टिकलिटी समझिए ना। मैं कह रहा हूं 1 साल पहले आप कर दीजिए, आप 1 साल पहले। मैं उससे पहले करूंगा तब। मैं इसलिए ये मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं सर। आज तो आप सुनिए ना एक मिनट, आप डिजिटल मीडिया के आदमी हैं। नीरज, मैं एक चीज आपको बता दूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज से बहुत साल पहले 1994 की बात है, जब टीएन सेशन ने एग्रीकल्चर पॉलिसी केंद्र सरकार ने अनाउंस की थी, उस पर रोक लगा दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो नीतिगत फैसले हैं जो जरूरी है वो करने चाहिए। तो हमें इलेक्शन कमीशन ही तय कर सकता है कि भाई कौन से नीतिगत फैसले हैं और कौन से फ्री हैं। हर चीज बहुत जरूरी है। हम लोग उस स्थिति में हैं। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए चुनाव आयोग लगाता ही है ना कि जब एक जगह चुनाव हो तो 48 घंटे पहले प्रचार बंद कर दीजिए। ठीक है, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आपने प्रचार बंद करा दिया। मैं तमिलनाडु में रैली करूंगा और यूट्यूब पे लाइव होगी, कैसे रोकेगा चुनाव आयोग? बताइए मुझे जरा। ये प्रैक्टिकल समस्या नहीं सोचते क्या? आप कह रहे 6 महीने पहले कोई घोषणा नहीं होगी, मैं उससे पहले कर दूंगा। जनता को याद रहता है कि अच्छा ये सरकार आएगी तो मेरे को ये फ्री में मिलेगा। अब नीरज मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां पे आएगी। मान लीजिए चुनाव के 6 महीने पहले किसी एक तबके के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई जहां सरकार को उसको मदद करनी ही करनी है, वैसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर आपने कानून बना दिया फिर तो नहीं हो पाएगा ना वो। इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि कल्याणकारी योजना और फ्रीबी के बीच का जो अंतर है, बड़ी बारीक सी रेखा है, वो भी खींचना बड़ा मुश्किल है। सदाना जी देखिए, अगर किसी नशेड़ी को पूछो ना कि यार आप नशा क्यों कर रहे हो, ये नुकसानदायक है, तो सामने वाला बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे पैसे। किसी स्मोकर को कहो कि यार तू स्मोकिंग मत कर, सेहत के लिए खराब होगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, पैसे मेरे हैं। यही हालत आज देश की राजनीति का है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी सरकार है, मैं जो करूं। उसको ये नहीं लगता कि ये जनता के पैसे हैं। इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि ये जो बजट है, जो टैक्स कलेक्शन है, ये उनके पर्सनल एसेट है और ये जैसे चाहें इररिस्पॉन्सिबल वे में उसको स्पेंड कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको मानदंड जैसे हमने कंट्रोल किया था कि कितने एमपी या एमएलए मंत्री बन सकते हैं, उसका कानून आया तो डिसिप्लिन आया।
इसी तरह से आपको पिछले साल आपकी राज्य सरकार ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया राज्य या देश में एसेट बनाने में, उसका मात्र 10% आप फ्रीबी में दे सकते हैं। इससे ये होगा कि चाहे आप 6 महीने पहले दें, 2 महीने पहले दें, 4 दिन पहले दें, एक सरदाना जी आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी। सरदाना जी इसीलिए तो मैंने कहा था, इसीलिए 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने सबको इतना टाइम दिया जी, 1 घंटे के अंदर अगर आप 5 मिनट नहीं पेशेंस रख सकते तो कैसे काम चले? कंप्लीट करिए। कहने का कंप्लीट तो मैं अभी बंद कर देता हूं, सुनने की जरूरत क्या है, अगली बार से मत बुलाइए। कहने का मेरा मतलब सिंपल ये है सर कि अगर हम डिसिप्लिन चाहते हैं तो डिसिप्लिन टाइमलाइन और सब्जेक्टिविटी पे नहीं आएगा। डिसिप्लिन हैज टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। आपको अमाउंट को कंट्रोल करना है, टाइमलाइन को नहीं, क्योंकि वेस्टेज जो हो रही है वो पैसे की हो रही है, देश के एसेट की हो रही है, उसको कंट्रोल करिए। फिर आप 2 महीने पहले दो, 6 महीने पहले दो, 2 साल पहले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट फिक्स है। अपने आप पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगे कि कब देना है और कब नहीं देना है, वो उनका आंतरिक मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि देश का एसेट है, उसको रिस्पॉन्सिबल वे में मैनेज करने के लिए कानून चाहिए। अगर हम राजनीतिक दलों पे छोड़ देंगे तो आज तक 71 साल में जो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स हुई है जी वो जारी रहेगी। सदानंद सर, आपका आइडिया बिल्कुल सही, मैं आपको रोक नहीं रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस इसलिए लगता है कि अंग्रेजी में कहूं हु विल बेल द कैट, ये कानून बनाएगा कौन? सारे तो उसके लाभार्थी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवीन किया है, निश्चित रूप से देश की जनता और आप लोग चिंता कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, पब्लिक प्रेशर काम करेगा। मैं इतना जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बंद होना चाहिए जी, अब तो कम से कम डिसिप्लिन आना चाहिए। और जो नहीं चाहते, जनता के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अपने आप जनता के सामने वो लोग एक्सपोज होंगे। बिल्कुल, समय एकदम समाप्त हो रहा है। ये तो होना ही पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी देश में, किसी भी अपने परिवार से उदाहरण लीजिए ना, आप कितना डेट ले सकते हैं, कितना इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आप। ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि स्थिति लगातार खराब होगी और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो वो आप उसको फ्रीबीज कहें, कल्याणकारी योजनाएं कहें, टारगेटेड कहें, जो मर्जी सो नाम दीजिए, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो रिपोर्ट्स दिख रही हैं, जो फैक्ट्स दिख रहे हैं, वो ज़रूरी है कि उस पर अब रोक लगाई जानी चाहिए। देखते हैं 3 अगस्त को क्या होता है। सुनिए जी, एक बार हम लोग फिर ऐसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, अगर कुछ और बढ़िया चीज़ें निकल के आती हैं या कोई नया डायरेक्शन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का धन्यवाद।